नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज 3 अहम खबरें जिन पर हमारा ध्यान रहेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र में क्या एक बार फिर से कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र भी अब बवाल बनकर खड़ा हो गया है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में क्या फूट पड़ गई है, इस सवाल पर एक अहम किरदार से भी आपकी बातचीत कराएंगे। साथ ही साथ संसद में आज राहुल गांधी एक बार फिर गरजे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उनकी अडानी से दोस्ती को लेकर निशाना साधा। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए तीखे सवाल राहुल गांधी से भी पूछे, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ किस तरीके से विदेश में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, भारतीय पढ़ने जाते हैं, उसमें रिकॉर्ड छलांग आई है और उसका कारण लोग पूछते हैं कि भाई विदेश में ऐसी क्या शिक्षा मिलती है जो उस देश में नहीं मिल सकती। उसके भी कारण आपको बताएंगे। हमारे देश के अंदर कैसे शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें कई पद खाली हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के, और शायद यही वजह है कि लोग अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाने का रास्ता देखते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जो पटकथा है, जो पूरी कहानी है, वो लिखी जा रही है। और उसमें 2 अहम किरदार हैं। एक किरदार आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं बाला साहब थोराट, कांग्रेस के बड़े कद्दावर सीनियर नेता हैं। वहां पर सीएलपी के यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, सीएल पार्टी जो है, उसके नेता हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और राजस्थान के बाद एक तरफ सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई नहीं थम रही, वहीं अब महाराष्ट्र में भी 2 बड़े नेताओं की टक्कर जो है वो कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है। तो सवाल अब यही उठता है कि कांग्रेस पार्टी की अब महाराष्ट्र में भी क्या राजस्थान जैसी परेशानी उनके लिए अब खड़ी हो गई है। 2 अहम नेता आपस में टकरा रहे हैं। भारत जोड़ने की जो कांग्रेस की कवायद थी, कोशिश थी, क्या वो कांग्रेस टूटने से कहीं ना कहीं उसका जो भी कांग्रेस को जमा हासिल हुआ वो घटता जा रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, ये देख लीजिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ पार्टी हाईकमांड को पत्र लिखने के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात ने महाराष्ट्र कांग्रेस विधिमंडल नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे से 3 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए थोरात ने बताया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जे राजकारण झालं ते व्यथित करणार आहे, मला व्यथित करणार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। त्या बाबतीत विधान परिषद चुनाव में जो राजनीति हुई वो मुझे व्यथित करने वाली है। इस मामले में मैंने अपनी भावना कांग्रेस के हाईकमांड को बताया है। यह पार्टी के भीतर की राजनीति है, इस पर बाहर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। पार्टी और निजी स्तर पर जो निर्णय लेना है वो सही तरीके से हम करेंगे। पक्ष पातळीवर आणि माझ्या पातळीवर त्यामध्ये आम्ही योग्य निर्णय जे काही करायचं ते योग्य पद्धतीने करू। बाला साहेब थोरात की नाराजगी का कारण है हाल ही में हुए नासिक ग्रेजुएट चुनाव, जहां से बाला साहेब थोरात के करीबी सत्यजीत तांबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तांबे को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। चुनाव जीतने के बाद सत्यजीत तांबे ने भी नाना पटोले पर हमला बोला। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मामा बाला साहब थोरात को पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उनको तकलीफ देने का एक बड़ा षड्यंत्र है। उनको हमें इस पार्टी से बाहर हमको कैसे ढकेला जा सकता है, इसकी कोशिश इस षड्यंत्र के माध्यम से कुछ लोग कर रहे हैं। पार्टी के भीतर से ही आरोप लगने के बाद नाना पटोले अपने साथ ही राजनीति होने की बात कही। पदवीधर चुनाव के बाद और ये सब चुनाव में मुझे बहुत सारा सीखने मिला। जो राजनीति मुझे आज तक मैंने नहीं किया था, वो राजनीति मुझे सीखने मिली, लेकिन मैं इस तरह की गंदी राजनीति कभी नहीं करूंगा। संगमनेर से 8 बार विधायक रहे बाला साहेब थोरात महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी ओर से पत्र लिखा गया और बाद में अपने पद से इस्तीफा दिया गया, उससे ये बात तो साफ है कि पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर असंतुष्टि मौजूद है। और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ने की कोशिश कांग्रेस जोड़ने पर कहीं ना कहीं उसके सामने घुटने टेक रही है? पार्टी में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। इस पर सीधे आपको लिए चलते हैं। जैसे मैंने कहा था, इसमें 2 प्रमुख किरदार हैं, उसमें से एक किरदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ इस वक्त नाना पटोले साहब जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र में अध्यक्ष है। नाना पटोले जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भी फूट पड़ गई है, क्योंकि बाला साहब थोराट का इन्होंने चिट्ठी लिख दी है, आपके खिलाफ शिकायत की है, कह रहे हैं आपके साथ काम नहीं कर सकते, सीएलपी पद से इस्तीफा तक दे दिया है। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि उन्हें कोई लेटर दिया नहीं है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। ये मीडिया न्यूज जिस तरह से बनाई जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए, नागपुर हो, अमरावती हो, जहाँ पे भाजपा का गढ़ था, वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और ये सब इशू को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के माध्यम से इस तरह की मीडिया न्यूज बनाई जा रही है। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। आपने देखा होगा कि कल हमने पुणे में कस्बा विधानसभा के चुनाव में अशोक चौहान जी हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, सुशील कुमार शिंदे जी हो, हम सब लोग मिलके पार्टी के उम्मीदवार का फॉर्म भरने गए थे। लेकिन बाला साहब थोराट जी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका आपको याद होगा विधानसभा के अधिवेशन के समय में वो गिरे थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए और उनके बाद ये इलेक्शन की प्रक्रिया हुई, उनसे कोई बात भी नहीं हो, शायद बात भी नहीं करे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बीजेपी का डर बढ़ते जा रहा है, तो बीजेपी मीडिया जो है इस तरह की अफवाह फैला रही है। सर, लेकिन इस्तीफा तो बाला साहब थोराट ने दिया है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया है, वो अभी भी सीएलपी लीडर है। बिल्कुल हमारे नेता है वो, अभी भी कोई हमारे पास कोई उनका रिपोर्ट नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं है। लोग वहां पर कह रहे हैं कि सत्यजीत तांबे जो हैं, जो बाला साहब थोराट के भांजे हैं, उन्होंने और बाला साहब थोराट ने आपके कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया, उन्होंने आपके खिलाफ बोला, तो उनको राजनीति कारणों के तहत उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप इस परिवार की इमेज खराब कर रहे हैं। देखो, तांबे परिवार ने जिस तरह से पार्टी को विश्वासघात किया, क्योंकि डॉक्टर सुधीर तांबे को पार्टी ने टिकट दी थी, डॉक्टर सुधीर तांबे ने टिकट मांगी थी, दोनों बाप बेटे साथ में जाके फॉर्म भरे, कोई वर्कर पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था, दोनों के मिसेस उनके साथ में थी, एक परिवार के साथ वो जाके फॉर्म भरे। लेकिन डॉक्टर सुधीर तांबे को टिकट देने के बाद भी डॉक्टर सुधीर तांबे ने न भरते हुए उनके बेटे ने वहां पर फॉर्म भरा और बीजेपी ने वहां पे फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि क्या डिसाइड था उनका खेल। जैसे आज बीजेपी की तरफ से भी वक्तव्य आ रहा कि हमने इनको सपोर्ट किया है। उनके जो मंत्री है विखे पाटिल, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी ने उनको हमने मदद की है, हमने इसलिए इनको उम्मीदवार नहीं दिया था, हमारा डिसाइड हुआ था। तो पार्टी ने तुरंत, हाईकमान ने उनके ऊपर कार्रवाई की। रहा थोराट का विषय, थोराट जी पार्टी के हमारे विधिमंडल के सीएलपी नेता है और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा शुरुआत में कि जहाँ बीजेपी की जो हार हुई है और जो हार होना शुरू हो चुकी है, तो बीजेपी बौखा लग गई है। अभी बाई इलेक्शन में भी जो 40 साल से बीजेपी के कब्जे में कस्बा की जगह है, वो कस्बा कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की चुनाव हम जीतेंगे। तो अब वो डर पैदा हुआ इस तरह की अफवाहें फैलाना। ठीक है, लेकिन आप पर आरोप यह भी लग रहा है कि आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं। जब 11 एमएलए फ्लोर टेस्ट जब हो रहा था महाराष्ट्र असेंबली में नहीं पहुंचे, अशोक चौहान साहब भी उसमें थे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तांबे वाले एपिसोड हुआ तो आपने 6 साल का सस्पेंशन कर दिया। एक तरफा कार्रवाई आप कर रहे हैं। ये तो गलत है, क्योंकि पार्टी हाईकमांड ने तुरंत मोहन प्रकाश जी को ये सब चीजों का डिटेल लेने के लिए भेजा गया था। मोहन प्रकाश जी ने रिपोर्ट दिया और आपको पता होगा कि ये यात्रा जो राहुल जी की चली और इस यात्रा की वजह से ये सब जो भी रिपोर्ट मोहन प्रकाश जी ने दिया होगा, उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये बात को मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर पार्टी ने टिकट देने के बाद, पार्टी को टिकट मांगा था उनने, पार्टी ने टिकट देने के बाद समय पे परिवार के साथ फॉर्म भर के जाना, पार्टी से विश्वासघात करना, ये बात को कहां तक कौन सहेगा। कोई पार्टी अपने किसी के घर की नहीं होती, पार्टी कई कार्यकर्ताओं के और विचारधाराओं से जुड़ी पार्टी होती है।
जी। और पार्टी के हाईकमांड ने टिकट देने के बाद समय इस तरह से पार्टी को अपमानित करना और जिसका परिणाम पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस का टिकट लेने के बाद भी समय पे उन लोगों ने उसको नकारा, तो इसका मैसेज गलत गया। उसमें इलेक्शन थे तो भी ये सब होते हुए भी लोग कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में खड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो रिजल्ट हमने दिया, नागपुर में आरएसएस के गढ़ में हमने बीजेपी को परास्त किया। अमरावती की जगह उनकी जो थी, फडणवीस के नाक के बाल थे, उनको भी लोगों ने गिराया। आखिरी लोग कांग्रेस को महाराष्ट्र में पुनः सत्ता में लाना चाहते और बीजेपी ये चाहती कि कांग्रेस में लड़ाई है, इस तरह का एक माहौल बनाने का काम उनके माध्यम से चल रहा है और ये महाराष्ट्र की जनता कभी मानेगी। आप बात कर रहे हैं माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन क्या आपकी खुद अपने सीनियर नेता से बातचीत हुई है? कोशिश की आपने बाला साहब थोराट से बात करने की, पूरा मामला सुलझाने की? हमारी कोशिश चल रही है। आज उनका जन्मदिन था, आज मैंने उनको शुभकामना भी दिया, लेकिन मेरा फोन वो अभी अटेंड नहीं किया। मैं उनको रात को भी फोन करूंगा। मैंने ट्वीट भी किया उनके जन्मदिन की और मैं उनके साथ हूँ, हमारे नेता हैं। सर, आपके खुद के नेता आपका फोन नहीं उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको कांग्रेस की जो फूट है वही दरकिनार करे जा रही है। तो भारत जोड़ो से ज्यादा कांग्रेस जोड़ो की शायद यात्रा निकालनी चाहिए थी उनको। आप तो चले थे उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में। नहीं, ये आपका ये मीडिया प्रेडिक्शन जो है वो थोड़ा गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जिस तरह से बीजेपी केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग जो कर रही है और कैसे दबाव ला रही है कई नेताओं को, स्थानिक नेताओं को, उसके परिणाम क्या होते हैं उसे हम लोग, राहुल जी ने भी इस बारे का एक बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया था। हमें जो लोग जाना चाहते हैं उसको, मेरे को कोई किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं, अच्छा है जो जाते हैं। तो मूल सब्जेक्ट है कि इसको तोड़ने वाला नहीं होता, लोग जुड़ना चाहिए। नेता ये ठीक है, नेताओं का क्या उनका प्रॉब्लम है, उनका व्यक्तिगत क्या है मुझे पता नहीं, जब हम बैठेंगे इसमें बात करेंगे। लेकिन राहुल जी की यात्रा के बाद में महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो बीजेपी जिस तरह से ये बना रही है, क्लाइमेट बना रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे, जनता, आखिरी जनता राजा होती है और जनता अब कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पुराना पटोले साहब हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखने के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस में एके की जो कमी है वो मौका देती है ऑपोजिशन को भी और शायद जनता को भी। ये मैसेज बार बार जाता है कि आपस में मिल ही नहीं सकते तो आगे की लड़ाई क्या लड़ेंगे। इसको अब कांग्रेस को सीरियसली देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज संसद में क्या हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उनकी दोस्ती को लेकर जबरदस्त मोर्चा खोला। राहुल गांधी आज संसद में खड़े हुए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, अब जो डिबेट चल रही थी उसमें बात करने के लिए, लेकिन उनका पूरा जो लड़ाई रही वो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की दोस्ती पर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके आरोपों का जवाब भी दिया। क्या क्या प्रमुख बातें आज राहुल गांधी ने कही, क्या क्या आरोप लगाया और उसका जवाब बीजेपी ने क्या दिया, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अडानी को हवाई अड्डे देने के लिए नियम बदले। इस पर बीजेपी ने सफाई दी, सरकार ने सफाई दी, कहा कि हवाई अड्डों का यूपीए सरकार द्वारा निजीकरण हुआ था। राहुल गांधी ने कहा जिन कंपनियों का पहले का हवाई अड्डे चलाने का रखरखाव का कोई अनुभव नहीं है, उस कंपनी को, यानी कि अडानी की जो कंपनी है उसको ये हवाई अड्डे पहले मिलते नहीं थे। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जीवीके और जेएमआर को हवाई अड्डे दिए, उनका क्या अनुभव था ये कांग्रेस पार्टी बताए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार हवाई अड्डा अडानी को देने के लिए जीवीके पर एजेंसियों के द्वारा दबाव बना रही है। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, या तो वो सबूत दें या फिर माफी मांगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर अडानी के लिए सौदा करते हैं ऐसा आरोप लगाया। बीजेपी ने इसको आरोप को निराधार बताया और कहा कि ये एक लापरवाह आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोग प्रधानमंत्री अडानी के रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पहले अशोक गहलोत और अडानी के रिश्तों के बारे में बात करें, क्योंकि अडानी कंपनी ने राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा निवेश भी किया है।
दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। राहुल गांधी ने आज क्या कहा और उस पर बीजेपी का जवाब, इस रिपोर्ट में। India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि GMR और GVK को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर शिक्षा बहुत सारे लोगों का सपना होता है, माँ बाप का, बच्चों का। और इस कड़ी में कई लोग ये बात देखते हैं या सोचते हैं कि विदेश में जो शिक्षा मिलती है वो शायद ज्यादा बेहतर होती है, और कुछ आंकड़े जो हैं वो इसकी गवाही भी देते हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीयों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अकेले 2022 में अगर आंकड़ों की बात करें, और कुछ आंकड़े आपको अभी यहां दिखाएंगे भी, पीछे बीते 5 सालों में जो जानकारी दी गई है उसमें 2022 में जो बच्चे विदेश में पढ़ने गए भारत से, उनकी संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी, और जानकारी में जो आंकड़े दिए गए उस पर जरा थोड़ी नजर डालते हैं। 2022 में 7.5 लाख छात्र जो हैं वो भारत से बाहर पढ़ने गए, भारतीय छात्र बाहर पढ़ने चले गए विदेशों में। 2021 में यह संख्या जो थी वो 4.4 लाख थी, 2020 में 2.59 लाख और 2019 में 5.8 लाख, यानी कि 2022 में जो छात्रों की संख्या है देश से बाहर जाके पढ़ने की, वो पूरे पिछले 5 सालों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा संख्या है। कई लोगों को यह बेहतर अपॉर्चुनिटी लगती है, तो कुछ को लगता है कि ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करती है कि इतने सारे लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। और इसका क्यों का जो जवाब है वो जरा इन आंकड़ों पे शायद देखने से मिलेगा। ये आंकड़े भी शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखे हैं कि देश भर के अंदर जो सरकारी संस्थान हैं उनमें करीब 58,000 शिक्षक जो हैं और गैर शिक्षक पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये बात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। जरा इस संख्या पर थोड़ा नजर डाल लीजिए। सरकारी संस्थानों में खाली पड़े पद जो हैं, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 58,626 शिक्षक और गैर शिक्षक पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसमें 29,276 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, 29,350 गैर शिक्षक पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं। केंद्रीय विद्यालयों के 1,312 गैर शिक्षक पद अभी भी भरे जाने हैं। रिक्तियों को भरा जाना लगातार प्रक्रिया है, ऐसा सरकार कह रही है, और नियमों के अनुसार जो खाली पद हैं उनको भरने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन यही आपको शायद बताता है कि देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर कितना ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, जमीन पे उतर के काम करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है, बने रहिए।